हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 9 पढ़ेंगे जिसमें रूप, शब्द और पद पर बात की गई है। मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे तो मुझे बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस दिखे थे इस चैप्टर में से वो थे रूप की संकल्पना स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो रूप की संकल्पना वाला क्वेश्चन मैं मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। बहुत ज़्यादा इजी है, बस क्या है बेसिकली आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था वो था रूप, शब्द और पद की परिभाषा बताते हुए उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न था कि रूप के विभिन्न जो शब्द हैं, शब्द के विभिन्न रूपों का परिचय देते हुए शब्द अर्थ का संबंध बताइए। जो शब्द के प्रकार होते हैं या पद के प्रकार होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, उसका परिचय देना था। ठीक है, तो आप अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, इसके जो विभिन्न भेद होते हैं, ठीक है 5 भेद होते हैं, उस आधार पर आप इसके भेद बता सकते हैं। जो बहुत आसान था, ग्रामर का बेसिकली ये होता है। और मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगी और मैं छोटी वीडियो लाऊंगी। और बेसिक जो होता है आपने बचपन में जो 4th और 5th क्लास में पढ़ा था वही चीज़ कैसे दोहराई गई है, बस उसको थोड़ा सा स्वनिम और रूपिम के नज़रिए से देखने पर कैसे समझना है उसको। इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिकली आपको थोड़ा सा ना हिंदी व्याकरण का पहले का जो ज्ञान है उसको यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स इट और नथिंग एल्स, है ना। तो चलिए सबसे पहले रूपिम की संकल्पना पर बात कर लेते हैं। रूपिम की संकल्पना पर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, और काफ़ी आसान है ये, है ना। तो रूपिम क्या होता है? रूपिम जो होता है, जिस प्रकार स्वनिम होता है ना, स्वनिम की हेल्प से ही रूपिम को भी समझा जा सकता है। जैसे एक रूप अपने परिवेश के कारण भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। अब तक हमने मूल, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आदि रूपों की चर्चा की। यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो धातु रूप शब्द होते हैं, है ना, मूल शब्द जिन्हें कहते हैं, जैसे पढ़ हो गया तो ये मूल शब्द है, ठीक है। और उसके साथ उपसर्ग लग गया और या फिर प्रत्यय लग गया, पढ़ता या पढ़ना, पढ़ाकू, है ना। पढ़ धातु है मील और उसके साथ जो प्रत्यय लगा पढ़ाकू, तो वो अलग शब्द बन गया। तो इन सब चीज़ों की तो चर्चा पहले हो चुकी है, उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह। प्रत्यय के भी 3 अंग किए गए, जैसे ये रूप के भेदों में आ जाते हैं, है ना। मुक्त और बद्ध जो रूप होते हैं, फिर उसको और भागों में बांटा जाए तो बद्ध रूपों में एक प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय में भी पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, ठीक है। ऐसे 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया गया। ये सब आगे के चैप्टर की बातें हैं जिस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। अभी इस चैप्टर की मैं ये सबसे पहली वीडियो बना रही हूँ। यह देखा गया है कि एक जो रूप होता है अपने परिवेश के कारण भिन्न भिन्न फॉर्म में आता है। अब वो कैसे आता है वो इधर से समझाऊंगी मैं इसमें। देखिए, जैसे उत उपसर्ग के कई रूप हैं। उत, है ना, उ और ता नीचे हलंत लगा हुआ है, कई रूप हैं। कई रूप कैसे? जैसे सत, ठीक है, तो पुरुष के साथ सत जुड़ने पे वो सतपुरुष बन गया। इसी तरह भाव के साथ सद, यहाँ पे सत नहीं जुड़ा, यहाँ पे स और द जुड़ा है और हलंत लगा है, सद्भाव बन गया। इसी तरह स के साथ न लगकर सन हो गया तो मार्ग के साथ सन्मार्ग हो गया, और चरित्र के साथ सच जुड़ गया तो सच्चरित हो गया। ये 4 केवल स्वनिमिक दृष्टि से भिन्न है। यानी कि स्वनिमिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अलग है, क्योंकि जो है इनकी हमें मतलब देखने पर क्या लग रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से बने हैं, बट एक्चुअल में ना प्रकार्य यानी रचना की दृष्टि से थोड़ा बहुत हमें लग सकता है कि जो है ये अलग अलग है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर इनके फंक्शंस देखा जाए या इन्हें अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो एक है। कैसे एक है? क्योंकि सत के चारों रूपों का एक ही अर्थ है अच्छा। जैसे ये सत जुड़ा है, ये सत और सद जो है ना, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि वो क्या है, परिवेश की वजह से वो ऐसा बदला है। जैसे पुरुष के साथ सत जुड़ गया तो अच्छा पुरुष, सतपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। इसी तरह भाव के साथ सद जुड़ गया तो सद्भाव यानी अच्छा भाव। इसी तरह मार्ग के साथ सन जुड़ गया तो अच्छा मार्ग, सन्मार्ग हो गया। चरित्र के साथ सच जुड़ गया तो सच, अच्छा चरित्र हो गया। तो मतलब सत, सद, सन, सच, इन सब का मतलब अच्छा होता है।
ठीक है। बस ये स्वनिमेय की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग दिख रहे हैं हमें, जबकि अगर हम इन्हें अर्थ की दृष्टि से, फंक्शन की दृष्टि से देखें तो सेम फंक्शन हो रहे हैं इनके सब। अच्छा उसके साथ जुड़ के चाहे अच्छा मार्ग बता रहे हो, अच्छा भाव बता रहे हो, अच्छा चरित्र बता रहे हो, यही सब बता रहे हैं। इस कारण हम इन्हें एक ही वर्ग में रखेंगे, ठीक है, एक ही कैटेगरी में इन सबको रखेंगे और उसके भिन्न रूपों का विवरण देंगे, ठीक है। भिन्न रूपों का क्या देंगे, विवरण देंगे। अभी हम इसको और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे ना, इसीलिए बोला गया है, ठीक है। तो आप इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए देखिए बेसिकली आपको अगर स्वनिम मतलब भी नहीं पता ना, तो वो मैं बता दूंगा आपको कि अगर हम इन्हें ना, जैसे भाषिक व्यवहार में ध्वनियों का प्रयोग होता है ना, ध्वनि जो होती है उनका प्रयोग होता है, और फिर जैसे क ख ग घ इनकी साउंड है ना, एक साउंड आ रही है, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये तो वर्ड नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। इन्हीं ध्वनियों को जब मिलाने पर क्रमशः वही भाषिक इकाई गठित होती है। जब कोई भाषिक इकाई गठित होती है, जैसे घ और र को मिला के घर बन गया, तो इससे एक अर्थपूर्ण, मतलब हमें एक अर्थ पता चल रहा है ना कि घर की बात हो रही है, अर्थपूर्ण ध्वनि हम इसमें निकल रही है, तो यह अभिव्यक्ति और संप्रेषण को संभव बनाती है, ठीक है। इन अर्थपूर्ण इकाइयों में स्वनिम पहली इकाई होती है ना। अब घर हो गया, घर के आगे भी अगर कुछ लगा दे तो जैसे रसोई घर, तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो घर ही थी ना, उसी से रसोई घर बना। तो इसी तरह ना जो शब्द बनते हैं और वाक्य बनते हैं, उनकी एक ऐसे ऐसे क्रम होता है। तो सबसे छोटा क्रम होता है उसे ही स्वनिम कहते हैं, फिर उससे बड़ा पद या फिर जिसे शब्द कहते हैं, फिर उससे बड़ा होता है पदबंध, जो मैंने अपनी वाक्य रचना वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पदबंध क्या होता है, फिर उपवाक्य क्या होता है, इसी तरह वाक्य क्या होता है और प्रोक्ति क्या होती है ना। संप्रेषण की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई प्रोक्ति होती है, जबकि वाक्य रचना की दृष्टि से जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वाक्य होती है, ठीक है, जो उपवाक्य से बनी होती है। तो यही होती है स्वनिम, ठीक है, जिनका अपना कोई मतलब जो अर्थपूर्ण ध्वनि जो दे हमें, वही स्वनिम होती है, और इनको इससे ज्यादा और कैटेगरी में जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद अच्छा के अर्थ में सत एक रूपी में, ठीक है, सत जो है एक रूपी में। और देखो स्वनिम जो होता है, स्वनिम और रूपी में ना डिफरेंस करना, ठीक है। ये रूपी में, रूप जिसे रूप कहते हैं ना, उसे ही रूपिम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूपिम है उसका एक ही रूप है, इसके 4 व्यक्त रूप रूपिम के समरूप कहलाते हैं, यानी उसी के समान इसी के दूसरे रूप हैं, जिनका सबका मतलब सेम है, बस देखने के नजरिए की वजह से क्या है वो अलग अलग दिख रहे हैं, चाहे वो सत दिखे, चाहे वो सद दिखे, चाहे वो सन दिखे, चाहे वो सच दिखे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले यही बोला है कि जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी वो मैंने स्वनिम की बताई थी, जैसे ये पुरुष, भाव, मार्ग, चरित्र, ये क्या है, ये सारे स्वनिम है। और जबकि जो रूपिम होता है, जैसे ये सद हो गया, सत हो गया, सद हो गया, सन हो गया, सच हो गया, ये रूप क्या है, ये रूपिम है, ठीक है, रूप है, ठीक है, रूप है ये। और ये सारे रूप ना एक ही हैं, क्योंकि सबका मतलब अच्छा है, बस ये देखने के नजरिए से क्या है, अलग है। दूसरे शब्दों में व्यक्त करें, सभी समरूपों के समूह को रूपिम कहा जाता है, ठीक है। रूपिम एक अमूर्त संकल्पना है, यानी ये दिखाई नहीं देती, और संरूप वास्तविक व्यक्त रूप है, यानी इसके अलग अलग रूप में इसको दिखा दिया है। इस कारण जहाँ रूप अविकार हो, अविकारी और विकारी जो शब्द के 2 भेद होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसका लिंग वचन
काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, वहाँ भी हम अमूर्त रूपिम की कल्पना करते हैं। वो मैं आपको कैसे समझाऊंगी, देखिए। क्योंकि शब्दों की रचना रूपिमों से ही व्याख्यायित की जाती है, जिससे विभिन्न परिवेशों में रूपों की भिन्नता को समझा जा सके, है ना। अलग अलग परिवेश के हिसाब से क्या होते हैं, रूपिम बदल जाते हैं। जैसे पुरुष के साथ अलग परिवेश था तो वहां पे सत लगा, वहीं भाव के साथ जो परिवेश की वजह से सद लगा, द लग गया। ठीक है, अभी इसको आप आगे और अच्छे से समझेंगे कि जो जैसे चा वाले शब्द हैं, ध्वन्य शब्द है, तो उनके आगे स और च हलंत वाला ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ परिवेशों की वजह से क्या होता है, रूपिम अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, बस, और बाकी मतलब उनका एक ही होता है। रूपिम की संकल्पना की आवश्यकता क्या है, तो हम लोगों को के कॉग्निशन के स्वरूप का द्योतक है। हमारी जो संज्ञान, हमारी समझ है, उसका द्योतक है ये। मेज एक संकल्पना है, अमूर्त है, इसके व्यक्त वास्तविक रूप कई हो सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्या आवश्यकता है, तो हमारा जो दिमाग होता है, हमारी संज्ञानता जो है उसको समझो। देखो जैसे एक मेज है, ठीक है, ये अगर इसका चित्र ना दिखाया जाए तो मेज मतलब कुर्सी हमें पता है। ठीक है, उसको व्यक्त और वास्तविक रूप के कई हो सकते हैं। असल में जो है उसको देखेंगे हम तो उसके कई, जैसे लोहे का मेज भी हो सकता है, लकड़ी का मेज भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है उसका आकार गोल हो सकता है चौकोर हो सकता है वो लंबा हो, और सबको हम मेज नाम से ही पहचानते हैं, है ना। ठीक है, इनके रूप अलग हैं, लेकिन क्या है, रूप अलग है लेकिन ये है क्या, मेज ही। भाषा में भी ये निश्चित अर्थ में मूल संकल्पना को पहचान कर उसे व्यक्त रूपों के तौर पर व्यवहार में लाते हैं। और सेम यही चीज यहाँ पे जो सत वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वो था। सत मतलब अच्छा होता है और वो अच्छा ही है, बस क्या है, अलग अलग परिवेश की वजह से वो सत से सच बन गया, सन बन गया, सद बन गया। ठीक है, तो इसी डायग्राम से देख लिए, रूपिम यानी सत, जो इसका मतलब अर्थ होता है वो एक संरूप, एक रूप हो गया। दूसरा रूप सद, जैसे सत जमा पुरुष एक रूप हो गया इसका। वहीं पे दूसरा रूप इसका सद जमा भाव हो गया। तीसरा रूप इसका सन जमा मार्ग हो गया। चौथा रूप इसका सच जमा चरित्र हो गया। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, इतना समझ जाओ। जब रूपिम उसके संरूपों की पहचान कर ली जाती है तो चारों का परिवेश कौन सा कहाँ है स्पष्ट हो जाता है। जब हम अपने संज्ञान का थोड़ा मदद लेते हैं, हमारी जो बुद्धि इतनी बढ़ जाती है, हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि जब रूपिम और उसके संरूपों की पहचान हम कर लेते हैं तो परिवेश के हिसाब से, जैसे अगर कुर्सी वाला जो आपने पढ़ा था, तो पत्थर की कुर्सी हमें कहाँ मिलेगी, कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगा वहाँ पे हमें बैठने को मिल जाएगी, पार्क में हमें बैठने को मिल जाएगी। घर में थोड़ा कोई पत्थर की कुर्सी लगवाता है, घर में बेसिकली हमें लकड़ी की कुर्सी मिल जाएगी। ठीक है, और वहीं पे जब हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक प्लेस पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमें लोहे की कुर्सी बैठने को मिल सकती है ना। तो हम परिवेश के हिसाब से मेज, जिसे अभी आपने पढ़ा, ठीक है। भाषा विज्ञान की भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जैसे सत जो है, सत संरूप जो है, रूप है, परिवेश में क्या है, क, त और पा आदि अघोष ध्वनियों से पहले सत ही लगता है। इसी तरह ग, द, ब आदि घोष ध्वनियों से पहले सद लगता है, और ना आदि नासिक व्यंजनों से पहले सन लगता है, और चा से पहले सच लगता है। रूपिम अमूर्त है तो रूप सत्य को रूपिम क्यों कहते हैं, यानी जो रूपिम है वो नहीं दिखाई देती, तो सत्य को रूपिम क्यों कहते हैं, इसका जो ये रूप है क्यों है, तो हमें पहचान के तौर पर रूपिम को कोई ना कोई नाम देना होता है। आमतौर पर सबसे प्रचलित रूपिम संरूप को ही रूपिम का नाम देता जाता है। जब सत्य को हम रूपिम की संज्ञा देते हैं तो सत्य के आधार पर ही रूप परिवर्तन निर्धारित करते हैं। यानी जो सत्य है, त का द, न, छ आदि में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे स की जगह त कर लेना, त हलंत। ठीक है, तो क्या है, त जो है वो बदलता गया, त की जगह द लग गया, न लग गया, हलंत वाले ये लग गए। इस कारण ता को इस रूपिम विश्लेषण के संदर्भ में रूप स्वनिम कहा जाता है, यानी
फॉर्म में यानी रूप स्वनिम कहते हैं। अर्थात सत, उत आदि सभी रूपों में त का वही विवरण होगा जैसे उत्पत्ति, उद्भव आदि उदाहरण स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल जैसे उत्पत्ति, उद्भव। ठीक है, तो आपने देखा ना जो द है वो ब आएगा, वो आएगा, या ग आएगा, ऐसे वर्डों के साथ द लगेगा, तौनी। ठीक है, तो ये जैसे वो आपने पढ़ा ना सदगति। ठीक है, और सच्चरित, सन्मार्ग, इसी तरह इसमें भाव के साथ जो ऊ के साथ लगेगा वो तो नहीं लगेगा, वो दो लगेगा। उद्भव हो गया, उत्पत्ति हो गया आदि उदाहरण स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार रूपिम, संरूपो, रूपिम के जो रूपों का विवरण है और रूप, स्वनिम आदि शब्द निर्माण शब्दों के ध्वन्यात्मक रूप को स्पष्ट रूप में समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्हीं के ध्वन्यात्मक रूपों को भी हमें समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। हमने जो है इसकी सबसे छोटी इकाई को और ज़्यादा विस्तार से ऐसे समझा है। इसमें समान नियमों के आधार पर हम प्राक, दिक ऐसे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। रूपों से बनने वाले शब्दों के रूप शब्दों के जो फॉर्म्स हैं को आसानी से समझ सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर उसको और ज़्यादा विस्तार से करते हुए समझते गए हैं। ऐसे ही आप प्राक, दिक आदि को भी लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरणिकों में स्वनिम रूप स्वनिमिक प्रक्रिया को कैसे समझा जाता है, संधि नियमों से समझा जाता है। इस दृष्टि से कह सकते हैं व्याकरण में गहरी वैज्ञानिक सूझ थी। ठीक है, और ये वाला जो है ना मैं आपको और ज़्यादा समझाने नहीं चाहती। मैं जब रूप के प्रकार के बारे में, रूपिम यहाँ पे जो है उसके बारे में, रूप की प्रकार के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगी, और फिर मैं एक वीडियो लाऊंगी शब्द के प्रकार। ठीक है, तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि शून्य जो होता है इसमें भी ना शून्य रूप, संयुक्त रूप, ठीक है, ऐसे ना रूपों में बांटा जाता है। प्रत्यय और रिक्त रूप, ये क्या है, रूप के ही प्रकार होते हैं, रूपिम के ही प्रकार होते हैं। जो उस वीडियो में लाऊंगी ना तब आपको समझा दूंगी इसमें कि कैसे स्त्रीलिंग में क्या होता है, कि उससे आप ये समझ पाएंगे कि इस चिन्ह का तात्पर्य है कि ऐसे शब्दों में बहुवचन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे शून्य रूप कहा जाता है। शून्य रूप जो होता है, शून्य रूप, प्रत्यय, संयुक्त रूप, ये सारे रूप जो रूपिम जो होते हैं जो दो भागों में बांटे जाते हैं, मुक्त और बद्ध। और फिर बद्ध को भी प्रत्यय, शून्य रूप, रिक्त रूप और संयुक्त रूप में बांटा जाता है। फिर उसके बाद प्रत्यय को भी 3 रूपों में बांटा जाता है। ये सब चीज़ें ना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी, समझा दूंगी। तो वहाँ से ये शून्य रूप वाला कॉन्सेप्ट निकला है। और बहु से बहुवचन बनते समय स्वर हास हो जाता है। यही बात लड़की पर भी लागू होती है। इसकी चर्चा संज्ञा के संदर्भ में अलग से की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे हमने पूरे कॉन्सेप्ट में ये समझा है कि संक्षिप्त सीमित नियम याद रखने में आसान होते हैं। क्या होते हैं, हिंदी में बहुवचन शब्दों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, इसलिए प्रस्तुतिकरण भाषा सीखने वालों के लिए लाभदायक है। बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि हम ना यहाँ पे भाषा की संरचना, भाषा शब्द, पद आदि के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हमें इनके टुकड़े टुकड़े करके एक एक परत को देखकर इसको समझना पड़ रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट एक आसान है, ज़्यादा लिखना नहीं है, बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगी रूप के प्रकार। बहुत ज़्यादा आसान है। आपको लगेगा 4th या 5th क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिया विशेषण क्या होता है, मतलब एडवर्ब क्या होता है, उन्हें वो भी नहीं पता। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन मतलब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये सब शब्द के प्रकार में आते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, कई लोगों को उसकी परिभाषा नहीं पता। अविकारी क्या होते हैं, उसकी परिभाषा नहीं पता। जैसे विकारी जो होते हैं जिनमें परिवर्तन क्या है हो सकता है, और अविकारी शब्द जो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, किस आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखना। बहुत आसान है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।